अगर आईएसबीटी पे महिलाओं के लिए एक वेटिंग रूम होता। भाजपा वाले तो कह रहे तो हमने तिलोरोते लिए कामकाजी महिला आवास हॉस्टल बना रखा है। अभी मैं बात करूं कि अगर मैं यहाँ से घंटा घर की तरफ भी जाती हूँ तो मुझे कहीं बीच में महिला शौचालय नहीं मिलता है। रिवर्स हो सकता है क्या? यहाँ की नदियाँ रिस्पना साफ हो सकती है क्या? देखिए क्यों नहीं हो सकती। कैसे मतलब? वही मैंने कहा कि ये जो है नीति नियत। आप संतुष्ट हैं कि राज्य में 25 साल में 11 मुख्यमंत्री बनाए गए? क्या वहाँ के लोगों को उन सड़कों से वहाँ पे रोजगार प्राप्त हुआ? आज आप देखोगे वो सड़कें इस्तेमाल हुई पलायन के लिए, वहीं पे रोजगार हो, वहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो। तो इस तरह का एक सपना उत्तराखंड राज्य के लिए देखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज 25 वर्षों में भी हम वही सपना देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हमने कहा था कि हम अगले महीने से राजनीतिक चेहरों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, और ये सच है कि जब सत्ता आती है तो राजनीतिक चेहरों के पास ही सत्ता आती है, और सत्ता ही विकास के काम को आगे बढ़ाती है। हमारे साथ ऐसी राजनीतिक पर्सनैलिटी है मीनाक्षी गिल्डियाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। हम इसलिए आपको पहले बार बुलाया है। वैसे तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बहुत धुरंधर पार्टियां हैं और 24 साल तक यही राज कर रही है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के आप केंद्रीय महामंत्री हैं, और यूकेडी को हमने इसलिए पहले बार बुलाया कि उत्तराखंड के मुद्दों पर जो लड़ाई आगे की, उस जिस लड़ाई को जीता भी यूकेडी नहीं जीता है। इसलिए हमें ऐसी ही पर्सनैलिटी से पहले बार बात करनी कि राज्य 25 साल का होने वाला है। कैसा मानते हैं आप इस सफ़र को एज ए राजनीतिक कार्यकर्ता? देखिए 25 साल अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं जी, तो एक उत्तराखंड जो है जिसे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए था, एक युवा उत्तराखंड आज इसे होना चाहिए था। मैं ये कहूँगी कि उत्तराखंड के लोगों ने भरोसा किया, भाजपा पे भी भरोसा किया, कांग्रेस पे भी भरोसा करके देखा, लेकिन आज आप 25 वर्षों बाद स्थिति खुद देख सकते हैं। हमने ये जब उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की थी तो हमने पहाड़ी जिलों की बेसिकली परिकल्पना की थी। हमने कहा था कि हमें पहाड़ी राज्य में डेवलपमेंट चाहिए। वो जो कॉर्नर पे बैठा हुआ एक सुदूर गाँव में बैठा एक व्यक्ति था, उसके पास तक सुविधाएं नहीं पहुँचती थी, तो उसके पास तक सुविधाएं जाएं, वहीं पे रोजगार हो, वहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो। तो इस तरह का एक सपना उत्तराखंड राज्य के लिए देखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज 25 वर्षों में भी हम वही सपना देख रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं, शिक्षा के लिए लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए आज भी लोग पलायन कर रहे हैं। तो वो जो हम राष्ट्रीय दलों पे हमने जो 24 वर्षों में भरोसा किया, उन्होंने हमारा भरोसा जो है वो पूरा नहीं किया। उन्होंने जो हमारी इच्छाएं थी, हमारी जो हम उत्तराखंड राज्य के लिए जो हम सोचते थे, वो चीज़ें आज भी पूरी नहीं हुई हैं। अच्छा, आप बताओ, सच में बताओ, यूकेडी की क्या इच्छा थी? देखिए यूकेडी, अगर मैं यूकेडी की स्थापना की बात करूं कि यूकेडी की स्थापना क्यों हुई थी, तो दरअसल यूकेडी की स्थापना हुई थी कि एक अलग उत्तराखंड राज्य की हमें आवश्यकता थी। ठीक है, हमारे जो संस्थापक सदस्य थे इंद्रमणि बडोनी जी, उन्होंने दरअसल ये एक आंदोलन शुरू हुआ था। ये सूचना शायद सबको ही होगी कि ये जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, ये आरक्षण से लेके आरक्षण विरोधी से शुरू हुआ था और एक अलग उत्तराखंड राज्य पे जाके ये खत्म हुआ था। तो उस समय जो उत्तराखंड उत्क्रांति दल का जो मेन एम था वो ये था कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, हमें अपने लोगों का एक अलग राज्य चाहिए। तो उसके लिए ये स्थापना हुई थी और वो पूरा भी हुआ। वो सपना 2000 में पूरा भी हुआ। कई जगहों पे उत्तराखंड क्रांति दल को अपने पैर पीछे भी खींचने पड़े, लेकिन उस समय उसका पूरा फोकस ये था कि एक राज्य बने, और वो उसके लिए उन्होंने त्याग भी दिया, बलिदान भी किया, चुनाव का भी बहिष्कार किया, कई जगह पे अपना झंडा भी नीचे किया और राज्य प्राप्त किया। बिल्कुल, राज्य प्राप्त किया। तो आप अभी 25 साल में तो बहुत सारे काम होते हैं ना, आप संतुष्ट हैं कि राज्य में 25 साल में 11 मुख्यमंत्री बनाए गए? देखिए एज अ राजनीतिक पर्सनालिटी आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। ये इनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। ये बताता है कि आपके राज्य में जब स्टेबल सरकार ही नहीं है या स्टेबल मुख्यमंत्री ही नहीं है, तो आप कार्य को कैसे आगे पहुंचाएंगे? पर जो कार्य हुए हैं, कुछ काम तो हुए होंगे 25 साल में, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। किसी काम में तो संतुष्ट होना पड़ेगा, ऐसा तो बिल्कुल संतुष्ट हम होंगे पड़ेगा तो ऐसा नहीं। आप जो हमारे मूल मुद्दे थे, आज आप देखेंगे कि मूल मुद्दे गौण हैं। मूल मुद्दों पे कभी ना कार्य हुआ ना बात हुई। हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं,
प्लेन्स में डेवलपमेंट हुआ, प्लेन्स में डेवलपमेंट भी किस तरफ हुआ, विनाश की तरफ हुआ। देहरादून जिसको एक राजधानी नहीं होना चाहिए था, ये बात पहले भी थी कि देहरादून राजधानी नहीं होगी। देहरादून एक बहुत सुंदर स्वच्छ शहर था। यहाँ पे आप देखेंगे कि एजुकेशन को लेके ये बहुत फेमस था, रिटायर्ड लोगों के रहने के लिए ये एक बहुत अच्छा स्थान था। लेकिन आज आप देहरादून की स्थिति देखो, क्या स्थिति है। यहाँ पे ट्रैफिक जैम की समस्या हो गई है, यहाँ पे अनवांटेड जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप देखेंगे कि बिल्डिंग 7-7, 8-8 मंजिल बिल्डिंग बन रही हैं। ये सब चीज़ें देहरादून के लिए नहीं थी। ये इस तरह का, जब हम विकास की बात कर रहे थे तो एक जो हमें विकास चाहिए था वो हमें एक स्टेबल विकास चाहिए था, जिसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाता, जिसमें यहाँ के लोगों की जो इच्छाएं थी बेसिकली उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए था। लेकिन वो सारी चीज़ें आप देखो देहरादून में भी नहीं हुई हैं। हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ उत्तराखंड में, सड़कें पहुँची, लेकिन उन सड़कों से क्या वहाँ के मूल निवासियों को फ़ायदा हुआ? क्या वहाँ के लोगों को उन सड़कों से वहाँ पे रोज़गार प्राप्त हुआ? आज आप देखोगे वो सड़कें इस्तेमाल हुई पलायन के लिए। वो जो लोग थे जो कभी शायद ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से वापस प्लेन्स में थोड़ा मुश्किल होता था आना, अब उनके लिए वो भी बहुत ईजी हो गया। पहाड़ पूरा खाली हो गया उन सड़कों की वजह से। हम ये माने कि अगर वो सड़क बन गई तो लोग जल्दी वापस इधर आ गए शहर की तरफ। देखिए यही मैं कह रही हूँ कि हमें गांव में पहुंच गई है, अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है, ये बात भी सही है कि सड़कें पहुंची हैं, लेकिन देखिए उन सड़कों से आज भी प्रसूताएं जो हैं वो हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उन सड़कों का इस्तेमाल आज भी बच्चों के स्कूल जाने तक के लिए नहीं हो पा रहा है। आज भी बच्चों को वो पहाड़ों की पगडंडी चढ़ के स्कूल जाना पड़ रहा है। तो आप बताओ कि उन सड़कों का किसको फ़ायदा हो रहा है? देखिए, और सड़कें भी गाँव तक कब पहुँची? जब पूरा पहाड़ खाली हो गया। अच्छा आप बताओ कि यूकेडी हमेशा नाराज़ दिखती है। जब राज्य बना था और राज्य की जो पहली गवर्नमेंट बनी थी उसमें यूकेडी ने सहयोग किया था, है ना? उसमें सहयोग किया था यूकेडी ने, बिल्कुल किया और था। दोबारा भी यूकेडी के कुछ विधायक जीत करके आए हैं। लेकिन आज जब हम 25 साल में देखते हैं तो यूकेडी का थोड़ा सा मुझे लगता है कि जीत कर भी कम आ रहे हैं, वोट बैंक भी कम हो गया। वो क्या कारण रहा? अब आप फिर से, आप जैसे बहुत बड़ी टीम जो है दोबारा आना चाह रही है, तो अगर आप दोबारा ही कहेंगे उसको कि आना चाह रहे हैं, तो ऐसा कौन सा मंत्र आप लोगों ने लाया कि ताकि जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यूकेडी के साथ सब लोग जुड़े थे, क्या जुड़ रहे हैं, ऐसा आपको विश्वास हो रहा है? या कोई मंत्र है तो उसको आप बता दीजिए कि इस मंत्र के साथ या इस मुद्दे के साथ या इस एजेंडे के साथ या इस महिला के साथ या अंकिता भंडारी के साथ या दूसरे और कामों के साथ हम जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं। देखिए, जनता के साथ हम उनकी सांस्कृतिक पहचान को लेकर जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, आज आप देखेंगे 25 साल में हमारी जो पहचान थी वो कहीं ना कहीं हमसे छिन रही है। क्यों छिन रही है? क्योंकि हमारे जो त्योहार है, जो हमारी बोली भाषा है, जो हमारा कल्चर है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों से दूर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। हम वहाँ पे अपने गांव में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है, शिक्षा की वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। तो जब आप इन सब चीज़ों से बाहर की तरफ आते हैं तो आप अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। तो यही ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी जो पहचान है, जो अपनी सांस्कृतिक पहचान है, वो हमेशा अपने साथ रहनी चाहिए। अगर आपकी पहचान नहीं है तो मतलब आप कुछ नहीं है, मेरा ये मानना है। और आप ये देखेंगे कि अगर हम यूकेडी में दोबारा आए हैं, या आप ये कहिए कि दोबारा हम इसको एक जनता के दिलों में, जैसे ये कभी राज करती थी यूकेडी, दोबारा से हम चाहते हैं कि उसी तरह से राज करे, तो हमारा ये मानना है कि जो यूकेडी है दरअसल वो एक विचार है। हाँ। एक विचार उस समय भी पैदा हुआ था कि हमें एक राज्य चाहिए, और यही विचार एक दोबारा से पैदा हुआ है। मेरे मन में भी ये विचार था कि भाई मैं चाहे कहीं भी पैदा हुई हूँ या मैं कहीं भी रह रही हूँ, लेकिन मेरी इच्छा होती है, मेरी जो जड़ें हैं वो मुझे बुलाती हैं, मुझे पसंद आता है, पहाड़ मुझे पसंद आते हैं, नदियाँ मुझे पसंद आती हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो पहाड़ और वो नदियाँ जो हैं हमेशा जीवित रहें, और जीवित रहें हमारे लोगों द्वारा ही जीवित रहें, ताकि मैं कल को अपने गाँव में लोगों को बता सकूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं कहाँ से आती हूँ। क्या बात है। तो ये चीज़ें मुझे पसंद है, और इस विचारधारा को आप देखिए भाजपा कांग्रेस नहीं बोलेगी कभी भी, क्योंकि उन्हें चिंता किन्हीं और लोगों की है। ये चलते हैं, दिल्ली से चलते हैं, ये बात सच है। अच्छा, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में या चार में काम करने वाली मीनाक्षी गिल्डियाल MNC में जैसे
जगह काम करने वाली मीनाक्षी घिल्डियाल को क्या लगा कि ये सब छोड़ छाड़ के आ जाऊँ और बहुत एसी के रूम में बैठे हुए पूरा, और फिर यहाँ धूल धक्कड़ जी, क्या मतलब क्या कोई ऐसी घटना घटी है? नहीं, घटना दरअसल क्या होता है कि कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ मतलब कुछ चीज़ें अपने आप होती रहती हैं। हो सकता है कि भगवान ने कुछ डिसाइड किया होगा, तो शायद वो आपके राह में एक रास्ता आपके लिए बनाती हुई चलती है। नहीं तो कुछ तो होगा, ऐसा तो हाँ, नहीं कि नहीं, ऐसा कुछ अचानक मेंटल वेल पढ़ी लिखी जी, ऐसा नौजवानी कुछ, होती है और वापस झंडा पसीना चल रहा है और लोगों की बात कर रही है। देखिए एक तो होगा। देखो एक उम्र होती है, देखिए एक उम्र होती है जब आप पहले पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आप सोचते हैं कि जॉब किया जाए, फिर आप जॉब करते हैं, उसके बाद शादी, बच्चे, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, जब मैं देहरादून में थी तो मतलब मेरे साथ ऐसा कोई अचानक इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा चीज़ों को समझना शुरू किया, जब हम लोग गांव पहले पुजाई में ही जाते थे, क्योंकि आप देखिए मेरे पिताजी को भी पलायन करना पड़ा था नौकरी की वजह से, और वहाँ पे नौकरियाँ आप देखते हो कि शहरों में इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, छुट्टियाँ मैनेज करनी पड़ती हैं, तो हम गर्मी की छुट्टियों में पुजाई वजाई के लिए गांव जाते थे। तो वहाँ के, जैसे मैंने कहा, मुझे पहाड़ पसंद आता है, क्यों? क्योंकि मेरी जड़ें वहाँ पे हैं, तो मुझे वो सब चीज़ें पसंद आती हैं। तो जब मैं शादी करके यहाँ आई तो यहाँ की स्थिति को पहचाना थोड़ा सा, कि मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ें आगे की तरफ बढ़नी चाहिए थी, आज वो चीज़ें उस लेवल पे नहीं हैं। जब मैंने अखबारों में पढ़ा कि प्रसूताएं जो हैं आज भी मर रही हैं, आज भी ये लोग चुनाव के टाइम पे कह रहे हैं कि हम डांडी कांडी भेजेंगे ताकि आप वोट देने आए। तो सोचिए, दुर्भाग्य देखिए कि ये वोट दिलाने के लिए कह रहे हैं कि हम डांडी कांडी भेजेंगे। आप ये चीज़ नहीं देख रहे कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं, वो जिन महिलाओं को हम कहते हैं ना कि इन महिलाओं की वजह से ये राज्य बना, वो महिलाएं आज किस स्थिति में रह रही हैं? वो आज भी उसी स्थिति में रह रही हैं। अगर आप कह रहे हो कि हमने गैस सिलेंडर दिया है, तो वो सिलेंडर आपको पता है वो कितना साल भर तक उस सिलेंडर को चलाती हैं। क्यों? क्योंकि वो महंगा है सिलेंडर, महंगा है बहुत। वो सिलेंडर महंगा है और उनको लेके बाजार से लेके आना पड़ता है, वो सर पे उठा के लेके आती हैं। तो वो आज भी कोशिश करती हैं कि जो बड़े बड़े काम है, जैसे पानी गर्म करना हो गया या डेली रूटीन के जो काम है, वो लकड़ी चूल्हे पे ही आज भी काम कर रही हैं। तो उनकी स्थिति क्या इम्प्रूव हुई? तो मतलब ये दुख जो दर्द आपको दिखाई दिया, ये सारी चीजें जो मैंने जब आप एचआर में बैठे तब ये सब आपको सपने जैसे आते होंगे? हाँ, मैं बताती हूँ। दरअसल मैं एचआर में, मैंने हरिद्वार में जॉब किया। अच्छा। एचआर में। हाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, पहाड़ से बहुत से बच्चे आते थे नौकरी के लिए। अच्छा। हाँ, तो पहाड़ के बच्चों को, अब मैंने देखा वो बच्चे, क्योंकि उनकी शिक्षा, आप देखोगे कि हमारे पहाड़ में शिक्षा के लिए भी बड़ी समस्या है। कभी कोई कहीं पे ट्रेड नहीं है, जो ट्रेड की आवश्यकता उन कंपनीज में है, वो ट्रेड पहाड़ में नहीं है, तो उन्हें उस ट्रेड से हटके वर्कर लेवल पे काम करना पड़ रहा है, एज ए मजदूर। मतलब मशीनों पे आपको बिल्कुल अनस्किल्ड में डाल दिया जा रहा है। अगर सपोज करिए हमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड का बच्चा चाहिए और वो कोई और ट्रेड करके आ रहा है, क्योंकि वो पहाड़ में इलेक्ट्रिक ट्रेड का टीचर ही नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक ट्रेड में नहीं कर पा रहा है, वो कर ही नहीं कर पाएगा। वो किसी और ट्रेड से करके आ रहा है, वो वर्कर लेवल पे काम कर रहा है, अनस्किल्ड में काम कर रहा है, उसे मुश्किल से मिनिमम वेजेस जो होता है 8,000 वो दिया जा रहा है, और वो भी तब दिया जा रहा है जब उसे कंपनी रोल में रखा जा रहा है। अगर उसे कंपनी रोल में नहीं रखा जा रहा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जा रहा है, तो उसे और भी कम मिल रहा है। फिर उसकी स्थिति देखिए कि अब वो पहाड़ से उतर के आया, उसके लिए तो बाहर देश ही हुआ ना, उसको तो वहाँ कमरा भी लेना है, वहाँ पे उसको खाने पीने का इंतजाम भी करना है, फिर वो पैसा उसे घर भी भेजना है, कितना पैसा होगा उसके लिए। तो आप कह रहे हैं कि आपने इंडस्ट्रीज डेवलप की, लेकिन यहाँ का वो मूल निवासी तो फिर भी जैसे दिल्ली जाता था नौकरी करने, आज वो वैसे ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर आ रहा है नौकरी करने। काम करने के लिए आया वो मिल ही नहीं रहा, और वो काम भी उसे नहीं मिल रहा, मतलब उसे उसमें भी एक्सपीरियंस नहीं हो पाया। आपने कुछ ऐसा, जब आपने ये सब दुख दर्द आपको दिखाई दे और आपसे सहन नहीं हो पाया और आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, है समझ में मेरी बात आई है नौकरी, तो इस वजह से मैं, आप ये देखिए कि मुझे फिर क्या हुआ, कुछ इश्यूज मेरे सामने आए जिनको मैंने रेज किया। तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि मेरे विचारों से मिलती है, अच्छा, ये उत्तराखंड, ये मेरी सिर्फ एक राजनीतिक पहचान नहीं है, ये मेरी सांस्कृतिक पहचान भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यूकेडी बोलती हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं पहाड़ से आती हूँ, मैं पहाड़ की बोली भाषा, पहाड़ की संस्कृति की बात करती हूँ, वहाँ के कल्चर की बात करती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि यूकेडी वही बात करता है, यूकेडी पहाड़ के लोगों की, पहाड़ के जो हमारा उत्तराखंड है यहाँ की संस्कृति की बात करता है।
तो यही इसका बेसिकली कल्चर है। तो मैं यूकेडी से जुड़ी। आप गढ़वाल बोल रहा? हाँ बिल्कुल बोल दूँ। हाँ, आंधी छुपी अच्छा ठीक है। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से नहीं बोल सकूँ, लेकिन कोशिश पूरी रहती कि अपनी भाषा में भी बात कर लूँ। तो आपने क्या सोचे कि फिर वापस देहरादून आए कि कुछ काम धाम कर लो? काम धाम मतलब नौकरी के या बेस पे? सामाजिक या राजनीतिक? सामाजिक, हाँ। फिर मैंने सामाजिक क्षेत्र में आना जो है वो प्रेफर किया। तो ये तय कर दिया कि कोई जगह आपने निश्चित की कि मैं यहाँ वापस आ करके कोई जगह निश्चित की आपने कि मैं अब यहीं पे रह करके ये काम करूँगी? देहरादून में रह के, हाँ, जहाँ पर भी आपने हाँ, कोई जगह, जैसे कोई विधानसभा का चुनाव लड़ता है वो तो अपनी विधानसभा में घूमता ही रहता है, जी, जी, काम चाहे वो कुछ ना करे। हाँ सही बात है। या कोई जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है या नगर निगम में चुनाव लड़ना चाहता है। तो मीनाक्षी गिल्डियाल ने कोई जगह निश्चित की या कोई मुद्दा निश्चित किया कि इस मुद्दे पे और इस जगह पे मैं यही काम करूंगी, अब मैं वापस एमएनसी नहीं जाऊंगी? जी हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी ये तो आपने तय कर दिया कि वापस नहीं जाओगे? नहीं, जॉब वॉब तो मैंने अब बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि मैं इस सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी इन्वॉल्व हो गई हूँ। अब मैं मतलब कई बच्चों को जैसे उनको पढ़ाने का काम जो है वो भी हम लोग अपने एरिया में करते रहते हैं। कैसे, जरा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे कुछ बच्चों को जैसे इंग्लिश स्पीकिंग का, हमारे जो बच्चे आए होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश स्पीकिंग का, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा सा किया जाए। तो कुछ बीच में क्लासेस लेके उनको स्टोरी रीडिंग करना, हाँ इवनिंग होता है, कभी कभी संडेज में बुला लिया जैसे, तो क्योंकि समय का थोड़ा मेरे पास भी अभाव होता है, लेकिन हम कुछ ग्रुप है तो हम कोशिश करते हैं कि इनको स्टोरी रीडिंग करके थोड़ा ये सब किया जाए। इसके लिए तो आपको बधाई। तो दूसरी चीज है कि देहरादून को मैंने अपना क्षेत्र चुना है। अच्छा। देहरादून को मैंने इसलिए क्षेत्र चुना है कि आज आप देखो कि पूरा पहाड़ खाली है। देहरादून हमारी आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी है, पहाड़ से आए हुए लोग यहाँ आके कमाते हैं। यहाँ पे जो हमारे लोग हैं इनकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप देहरादून में भी रह रहे हैं तो है तो उत्तराखंड का ही हिस्सा। तो यहाँ पे अगर आप रह रहे हो, यहाँ पे इनकम के लिए आप आए हो, तो यहाँ पे स्थितियाँ बेहतर रहनी चाहिए। यहाँ पे अपना जो आप कल्चर की बात कर रहे हो, अपने बोली भाषा की बात कर रहे हो, वो भी यहाँ पे भी डेवलप हो। हमारा उत्तराखंड का हिस्सा है, होना चाहिए। वो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा और नहीं, देहरादून में तो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो है महिला सुरक्षा को। अच्छा। तो जेंडर सेंसिटिविटी, ये बहुत लैंगिक समानता, बिल्कुल ये तो दिक्कत है। महिला सुरक्षा कब होगी? जब हम लैंगिक समानता को समझेंगे, लैंगिक सेंसिटिविटी को, संवेदनशीलता को समझेंगे। हाँ। देखिए लैंगिक संवेदनशीलता क्या है, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता समझते हैं क्या? राजनीतिक कार्यकर्ता बिल्कुल समझते हैं, क्यों नहीं समझते, लेकिन यह है कि वो कितना उसको राजनीतिक तौर पे कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। देखिए लैंगिक संवेदनशीलता मुझे लगता है हर कोई समझता है, जो जिसके पास बेटियां होंगी, जिसके पास बहन होगी, माँ होगी, हर किसी को समझ में आता है। ये सभी के पास होती है। बिल्कुल सबके पास, माँ सबकी होगी, बिना माँ के कोई आ नहीं सकता। बिल्कुल। तो उस लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है कि आप प्रकृति को समझो, महिला और पुरुष की प्रकृति को समझो। अगर मैं बात कर रही हूँ, अभी ISBT पे आपने देखा कि क्या केस हुआ। अगर इससे पहले ही मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने ये बात की थी कि अगर ISBT पे महिलाओं के लिए एक वेटिंग रूम होता, ये समझना पड़ेगा ना कि पहाड़ से हमारी बच्चियां आती हैं, अगर बस अड्डे पे ही आती हैं और उनका यहाँ से कोई रिश्तेदार अगर आसपास नहीं हुआ और उसे कहीं दूर जाना है, सपोज करिए नवादा की तरफ जाना है या नकरौंदा की तरफ जाना है, और वो सुबह यहाँ पे 5 बजे पहुँच जाती है, क्या वो यहाँ पे जो ऑटो वाले हैं उन पे भरोसा कर सकती है? लेकिन वहीं पे अगर उनके लिए एक वेटिंग रूम का अरेंजमेंट वहाँ पे होता, जहाँ पे महिला पुलिस जो है वो भी वहाँ पे होती, तो शायद उनके लिए ये थोड़ा इजी हो जाता है कि चलो 2 घंटे बाद थोड़ा सा उजाला हो जाए, उसके बाद मैं ऑटो पकड़ के चली जाऊं। अब कहीं ना कहीं हम कितनी बड़ी बात कर लें कि महिलाएं जो हैं वो आज हर काम कर रही हैं, बिल्कुल निडर हैं, और लेकिन समस्या तो है आज भी महिलाओं के साथ, समस्या है, बिल्कुल है ना, समस्या है। तो उन समस्याओं को हमें समझना पड़ेगा। वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम एक महिला, अपने आप को महिला के स्थान पे रख के देखेंगे। अभी मैं बात करूं कि अगर मैं यहाँ से घंटा घर की तरफ भी जाती हूँ तो मुझे कहीं बीच में महिला शौचालय नहीं मिलता है, या आप पलटन बाजार में देख लीजिए, कहीं भी नहीं, यहाँ नहीं, पूरे देश में पूरे, नहीं है। हाँ बिल्कुल कहीं पे नहीं मिलता आपको। मैंने कई बार बोला, और अगर महिला शौचालय में चली भी गई तो पुरुष से पैसा नहीं मांगते और उससे पैसा मांगा जाता है।
चलिए पैसे मांगने वाले तो हम नहीं पुरुष ही क्यों नहीं, वो भी तो पेशाब कर रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन दिक्कत वही है कि हम वही बात कर रहे हैं कि जो शौचालय है वहाँ पे मतलब होने चाहिए वो शौचालय। वो आप कब समझोगे? जब आप समझोगे कि महिलाओं को इसकी आवश्यकता होती है। पुरुष को तो मैं कह रही हूँ कि कहीं भी जाके कर लेते हैं, हाँ, किधर भी जाके, लेकिन महिलाओं के लिए तो चाहिए। फिर आप महिला संवेदनशीलता के अंदर ये भी आता है कि अगर सपोज करिए महिला प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट महिला को जरूरत होगी, या महिला का छोटा बेबी है, उसे जरूरत होगी कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वो उसको ब्रेस्ट फीड करा सके। हाँ, ब्रेस्ट फीड की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है ना। और फिर ऐसा ही एक केस और मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि अभी मैं पेट्रोल भराते हुए आ रही थी गाड़ी में, तो पेट्रोल पंप में कुछ लड़कियां थी, अच्छा ठीक है। अब उन लड़कियों के लिए और रात के टाइम पे भी मैंने देखा कि 10-10 बजे तक वो ड्यूटी कर रही हैं वहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा है, लड़कियां हर क्षेत्र में आ रही हैं, कर रही हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि वो लड़कियां जो हैं उनको पीरियड्स भी होते होंगे, हाँ, 4-5 दिन पीरियड्स भी होते होंगे, और वो संवेदनशीलता कब आपके अंदर आएगी? जब आप समझोगे कि हाँ उस टाइम, वो जो टाइम होता है लड़कियों का, वो समस्या भरा टाइम होता है, समस्या बिल्कुल होती है, उनको समस्या होती है, बहुत सारी चीजें, है ना, उनको कुछ ऐसा स्थान भी चाहिए होता है जहाँ पे वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके। तो ये सारी चीजें जब तक समाज के माइंड में डाली नहीं जाएंगी, जब तक उनको इस चीजों से अवेयर नहीं कराया जाएगा, तब तक आप महिला सुरक्षा की बात भी नहीं कर सकते। भाजपा वाले तो कह रहे तो हमने तिल रोते कामकाजी महिला आवास हॉस्टल बना रखा है। हाँ बिल्कुल, अब ये हॉस्टल की बात करिए, सच में क्या? मैंने देखा नहीं। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है वो हॉस्टल। भाजपा वाले कह रहे हैं, यूकेडी वाले ऐसे कहते हैं हमने बना रखा। अच्छा, मैंने देखा नहीं है कि कहाँ पे बना रखा है, लेकिन मुझे लगता है एक हॉस्टल से काम नहीं चलेगा। अच्छा, है ना, आपको हर जिले में उस तरह के हॉस्टल बनाने चाहिए। पहाड़ से आप अपनी राजनीतिक पार्टी की महिलाओं की बात कर लीजिए, वो महिलाएं अगर आती हैं, शहर में आती हैं, उनका आप सोचिए कि उनको या तो अपने किसी रिश्तेदार के घर रहना पड़ेगा, या किसी पार्टी के किसी व्यक्ति के घर रहना पड़ेगा, ठीक है, वो नहीं है कंफर्टेबल कि मैं नहीं जाना चाहती उनके घर पे, तो क्या उनके लिए कोई इस तरह की हॉस्टल की सुविधा है? इस तरह के हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए। आप इसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कीजिए। हम वापस उसी मुद्दे पे आते हैं कि 2-3 सवाल आपने उठाए। महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, हम देहरादून शहर पे करते हैं, हाँ, एक मॉडल शहर की जब आप कल्पना करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जितने भी शहर है वहाँ पे हो जाना चाहिए। हाँ, सरकार के पास सुविधाएं हैं, स्मार्ट सिटी भी तो है। हाँ, और ये देहरादून स्मार्ट सिटी है, हाँ, स्मार्ट सिटी तो है, बहुत ज़्यादा है, वो तो आप लोग बता सकते हैं कितनी स्मार्ट है। तो जेंडर इक्वलिटी और उसकी सेंसिटिविटी पे आप जो और किस तरह के चीज़ों को आप देहरादून में, अगर आपने अपनी कर्म भूमि देहरादून बनाई है तो इसको कैसे करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? कठिन नहीं है? कठिन नहीं है। दरअसल क्या है कि कई बार क्या होता है कि अगर हमारा जो सोसाइटी है, हाँ, हम लोग बच्चों, लड़कियों को दरअसल इस तरह ही रेज करते हैं कि उन्हें हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के आदी बना दिया जाता है। अच्छा, उन्हें ये आदी बना दिया जाता है कि अगर मतलब सड़क पे अगर कोई लड़का आपको छेड़ रहा है या कोई ईव टीज कर रहा है तो आपको उसको पलट के रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपको इग्नोर करके निकलना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना, इग्नोर करके निकलो, क्योंकि कल को हो सकता है वो तुम्हारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ठीक है, हम उनको सहनशील वाली प्रवृत्ति का बनाते हैं कि महिला हो, आपको सहन शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। आप मतलब हम उन्हें ब्लेमिंग उसमें डाल देते हैं कि अगर आप सड़क से अगर वो ईव टीज कर रहे हैं तो तुम ज्यादा हंस रही होंगी, तुमने शायद ड्रेस ऐसी पहनी होगी, उसी से सवाल कर देते हैं, उसी से सवाल करते हैं ना हम लोग। कई बार व्यवस्था के लोग, पुलिस के लोग वैसे सवाल करते हैं। हाँ, पुलिस के सब लोग भी इस तरह के सवाल करते हैं। पुलिस को भी संवेदनशील बनाना है, ये एक्टिविटीज वाला ये है कि पुलिस को भी संवेदनशील, सबको, हर किसी को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे महिला, अपने आप को महिला के तौर पे रख के आगे चलना है। तो मैं जैसे बात कर रही थी कि महिला को रेज इस तरह किया जा रहा है, तो हम कई चीजें जो है ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब हम पलटन बाजार में आप देखो, टॉयलेट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अचानक से आपको आएगा हाँ यार ये समस्या तो है। ऐसी महिलाओं को मैं बोलूंगी कि यार ये देखो, ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के लिए इस तरह से ISBT में एक कमरा होना चाहिए कि अगर वो कभी लेट हो जाते हैं ISBT पे या सुबह जल्दी आ जाते हैं, एक वेटिंग रूम टाइप होना चाहिए या ऐसा रूम होना चाहिए जो सुरक्षित रहे लड़कियों के लिए। तो वो कहते हैं हाँ यार ये बात तो सही है, क्योंकि हमारी बेटी भी कई बार दिल्ली से आती है तो हो सकता है वो कभी कभी क्या होता है 5 बजे पहुंच जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बस लेट हो गई तो वो रात को 2 बजे पहुंच रही है, तो या तो हमें उनको वहां तक लेने जाना पड़ता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मतलब रिस्क पे हमको उनको लड़कियों को आना पड़ता है, रिस्क पे आना पड़ता है। तो तब वो सोचते हैं हाँ लगता तो है कि ऐसा होना चाहिए।
तो ये चीज़ें जो है, जब तक आप चीज़ों को सामने नहीं रखोगे ना, जनता के सामने, तब तक कई बार कुछ समस्याओं पे लोगों का गौर ही नहीं जाता है, ध्यान ही नहीं जाता है। तो यहाँ के मेयर साहब तो कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बन गई, मतलब देखिए अब ये तो छोटी, ये तो ऐसे महत्वपूर्ण चीज आपने बताई हाँ, कि ये तो स्मार्ट बहुत सिटी में common तुमने सी अगर चीज़ है। स्मार्ट टॉयलेट भी बनाए हैं हाँ। तो स्मार्ट महिला टॉयलेट भी तो होने चाहिए। कहाँ है वो तो स्मार्ट नहीं है। टॉयलेट? ये- कहाँ पे बनाया आपने? तो परेड ग्राउंड में एक टॉयलेट बना रखा है, सबसे पहले मुझे लग रहा है स्मार्ट सिटी में वही बना था, दिखाने के लिए दिखाने के लिए कि स्मार्ट टॉयलेट बना था। तो demonstration अब मुझे- है वो। डेमोन्स्ट्रेशन था कि अच्छा। इस तरह के टॉयलेट हम भी खुश हुए कि हो सकता है कि भाई जगह जगह इस तरह से टॉयलेट बनेंगे। तो कहाँ है वो सब चीजें? तो आप स्मार्ट सिटी के नाम पे देखिए, माना सिर्फ आप विनाश कर नगर रहे हैं। निगम के मेयर बन गए, हाँ तो आप क्या काम करेंगे पहला? क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि आप ये सब चीजें हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मैं मेयर होती यहाँ की, अगर बन गए दोबारा, अगर मैं बन गई, अच्छा। हाँ बिल्कुल सही बोला कि अगर मैं बन गई, क्योंकि मैं कर रही हूँ कोशिश की मैं मेयर के लिए जो है दावेदारी करूँ। हाँ। तो मेरा जो सपना है इसको लेके, तो मैं सबसे पहले जो हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण बहुत ज़रूरी है क्योंकि देहरादून एक ऐसा शहर है जहाँ पे बड़ी फर्टाइल लैंड थी, बिल्कुल फर्टाइल लैंड थी। वो लैंड जो है सारी की सारी ये भूमाफियाओं द्वारा खत्म हो चुकी कैप्चर है। कर ली गई है और वो बेच दी गई है। ठीक है, क्योंकि नगर निगम आप जितना ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो, बेसिकली उसका रीज़न भी यही है उसको बढ़ाने का, कि ज़मीनों के रेट हम बढ़ा के इसको सेल आउट करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो अंधा विकास जिसे हम कह रहे हैं ना, अनवांटेड कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, इसको स्टॉप किया जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो कनाल्स का, यहाँ पे जो कनाल्स थी उनको जीवित किया जाए, ओपन कर दिया जाए, उनको ओपन किया जाए, उनको कनाल्स को किया जाए, रिवर्स को यहाँ पे साफ रखा जाए। रिवर्स हो सकता है क्या? यहाँ की नदियाँ, रिस्पना साफ हो सकती है क्या? देखिए क्यों नहीं हो सकती? कैसे मतलब? वही मैंने कहा कि ये जो है नियत, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो आपकी नियत होनी चाहिए साफ करने की, दूसरी उसके लिए नीतियाँ बननी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो क्यों नहीं साफ होगी? बड़ा अच्छा, मतलब आपने जो समझाया कि नगर निगम देहरादून या स्मार्ट सिटी देहरादून, ऐसा भी कह सकते हैं उसको, कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, इस पे आपने महिलाओं बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि उनके वेटिंग रूम से लेकर के, उनके बैठने से लेकर, उनकी सुरक्षा से लेकर के, ये चीज़ें, छोटी चीज़ें ये हो सकती है। अगर यहाँ की जो आत्मा कहे जाने वाली जो पलटन बाजार है, वहाँ पे अगर टॉयलेट बनाया जाए, बैठने के लिए जगह बनाया जाए और उसको और मास्टर प्लान से बनाया जाए, जैसे आजकल एक ही रंग से रंग लगा रहे हैं उसमें, उसके साथ और भी कुछ किया जा सकता है, जैसे आपने बताया, तो सो बेटर कि स्मार्ट सिटी का रूप वो दिखाई देगा। एक आपने बहुत अच्छा सजेशन किया है कि महिलाओं के लिए टॉयलेट भी अलग अलग जगह सारे शहर में होने चाहिए, और जो आपने फर्टिलाइज की जो जमीन की आपने बात की वो तो अब बची नहीं, लेकिन जो बची हुई उसको सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये बड़े इशू हैं देहरादून के, और मुझे लगता है कि मीनाक्षी घिंडलियाल इसको करने वाली है। एक दो पॉइंट्स और हैं इसमें। अच्छा। कि आप देखिए कि बच्चों के लिए पार्क की प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आप सिर्फ बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप सड़कें जो हैं पेमेंट पक्के कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ तक नहीं सोच पा रहे हैं कि बच्चों के लिए पार्क की आवश्यकता है। हमारे जो यहाँ के सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी इस तरह से पार्क की आवश्यकता है। वहाँ भी नहीं है, कुछ नहीं है ये सब चीज़ें। आप किस तरह का स्मार्ट शहर बना रहे हो? तो अगर आप मेयर बन गए तो स्मार्ट सिटी को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे? मैं स्मार्ट सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी, मैं इसको स्मार्ट, देखिए स्मार्ट बनोगे, अच्छा। नहीं, मैं स्मार्ट का जो मतलब जो अर्थ है, वो सही मायने में जो अर्थ है, मैं उसको लाने की कोशिश करूंगी। स्मार्ट बनाएंगे मैं आप? उसको असल में स्मार्ट बनाऊंगी। आप देखो कि सड़क पार करने के लिए क्या यहाँ पे कोई कुछ ऐसा सुविधा है कि मैं कह रही हूँ सीनियर सिटीजन्स रोड क्रॉस करना चाहते हैं, वो कैसे रोड क्रॉस करेंगे? इन्होंने एक बक्से लगाए हुए हैं, पता नहीं आप लोगों का ध्यान गया होगा कि नहीं गया होगा, एक बक्से लगाए हुए हैं। उस बक्सों में भी मुझे नहीं पता कि कितने करोड़ों का उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन जो रेड लाइट्स होती हैं उनके सामने एक बक्सा लगा हुआ है जिसमें वॉक और स्टॉप का एक साइन होता है। तो बेसिकली ये होता है कि अगर वॉक करने वाले लोग हैं तो वो वॉक का बटन जो है वो दबाया जाता है, जो सीनियर सिटीजन टाइप होता है, तो वो वहाँ से फिर मतलब गाड़ियाँ रुकती हैं तो वो निकल सकते हैं वहाँ से। वो खराब हो रहे सारे, वो अपने आप खराब। तो आप यहाँ की रेड लाइट्स देख लीजिए। रेड लाइट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्मार्ट सिटी का। आप यहाँ की एक भी चौराहे की रेड लाइट काम नहीं कर रही होती, नहीं करती है। ट्रैफिक की समस्या, आप बॉटल नेक्स जो है, कई बॉटल नेक्स पे यहाँ पे काम हुआ कि भाई ये बॉटल नेक्स हैं, यहाँ पे काम होना चाहिए, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं है। सिर्फ आप पेपरों में डाल देते हो कि भाई हमने ये चिन्हित किया, ये हम काम करेंगे, लेकिन समस्या जस की तस। कहाँ गया होगा पैसा?
कहाँ गया पैसा? ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया। अभी गामा जी की न्यूज़ तो आपने सुनी होगी, पर्यावरण मित्र वाली। हाँ। इतना घोटाला हुआ, कहाँ गया वो खबर, कहाँ गई वो पैसा, कहाँ गया वो खबर ही गई। वो चीज़ें तो अब या तो मैं साफ तौर पे बोलूं कि कहाँ गया। हमारे जो नेताओं का चहुमुखी विकास हो रहा है, हाँ, वो कहाँ से हो रहा है? पर देहरादून शहर या उत्तराखंड का चहुमुखी विकास अभी शेष है। मुझे लगता है कि आपसे लंबी बातचीत करने की ज़रूरत है, और आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर से मीनाक्षी गिरिडियाल और किसी दूसरे राजनीतिक पर्सनैलिटी से आपकी भेंट कराऊंगा। अनुमति दीजिए, नमस्कार।